हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। एंड मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपनी पढ़ाई को लेकर के हमेशा सीरियस रहें और पढ़ाई से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। हमेशा हमेशा आप तरक्की और हमेशा आप एक अच्छे मार्ग पे चलें। भगवान आप लोगों को हमेशा सद्बुद्धि दे। तो आज हमारा जो चैप्टर और हमारा जो टॉपिक है, नॉट एनी चैप्टर। चैप्टर तो हम लोग क्लास में स्कूल में ही बम बमा करके करते रहते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का सोशल साइंस का रिवीजन सीरीज है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का क्वेश्चन आंसर है जो ये पार्ट 1 है। और ये अगर आप लोग की तरफ से बहुत ज़्यादा व्यू, बहुत ज़्यादा प्यार, लाइक सब कुछ मिलेगा तो मैं इसे और कंटिन्यू पार्ट 2 भी लाऊंगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक में, आज का जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न 2025 और 26 का पैटर्न है। तो तभी ना कह रहे हैं कि पढ़ ले बेटा कहीं से, एसएसटी में रास्ता मिलेगा यहीं से। तो यही तो बोल रहे हैं हम, कहीं से पढ़ ले लेकिन रास्ता जो मिलेगा यहीं से। और एक बहुत ही प्यारा चीज है क्या कि मेरा प्रयास, मैं प्रयास करता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चिल्लाता हूँ पढ़िए 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 और याद करिए, सुनाइए, होमवर्क कीजिए, होमवर्क दीजिए, बहुत सारी चीजें। तो मेरा प्रयास, आपका लगन, आपका मेहनत, मेहनत। ठीक है। तो मेरा प्रयास, आपका लगन, आपका मेहनत इक्वल टू हम दोनों का सफलता। तो आई होप स्टूडेंट, और इसमें अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव का और अपना खुद का, सबका सफलता जोड़ दीजिए। तो ये आज का हम लोग टॉपिक है। यस स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स सी द सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, who proclaim the words, it means who use this sentence. First one is called dam is the temple of modern India. जो डैम है ना वो भारत के आधुनिक मंदिर कहलाता है। ये शब्द किनका था? तो ये शब्द जो बोला गया था वो हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इन्होंने कहा कि डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इट मींस डैम जो होता है ना वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट होता है, यानी कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जहां पे बहुत सारे उसके वैरायटीज ऑफ यूजेस है। जैसे फ्लड्स कंट्रोल करता है, मछली पालन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिक्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट मींस जहां पे डैम होगा तो वहां पे आसपास पानी का सैलाब ज्यादा होगा, पानी का अभाव ज्यादा होगा, जिसके कारण आसपास में बहुत ज्यादा क्या होगा, पानी का जो एबिलिटी है वो बना रहेगा, सोर पानी का बना रहेगा, जिसके कारण आसपास में घास और पेड़ पौधे, हरियाली बहुत ज्यादा रहेगा। इवन वहां पे बोट वगैरह चलाने का, टूर का और अट्रैक्शन का कारण भी बन जाएगा डैम। साथ साथ डैम जो होता है मछली पालन का तो इंपॉर्टेंट वो फैक्टर माना ही जाता है, फ्लड्स को कंट्रोल भी करता है। डैम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसके कारण हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा कि डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों कहा? तो देखिए डैम जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करता है। डैम ग्रामीण क्षेत्र में पानी जाता है, रूरल एरिया में, तो वहां पे एग्रीकल्चर का बढ़ावा होता है, खेती होता है, यानी कि गांव का इकोनॉमी फुलफिल होगा, गांव का इकोनॉमी डेवलप्ड होगा। वही अगर मैं बात करूं शहर में, तो शहर में भी वो पानी छोड़ा जाता है और इंडस्ट्रीज को वो रन करता है, और शहर का क्या होगा, इकोनॉमी, वहां पे इंडस्ट्री बेहतर होने के कारण वहां पे शहर भी क्या होगा, डेवलप्ड होगा। So first term is dam is the temple of modern India. It proclaimed by the Pandit Jawaharlal Nehru. Second, there is enough for everybody need, but not for everybody greed. There is enough for everybody need, but not for everybody greed. It means according to this word is used by the M.K. Gandhi, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी ने इस शब्द को ऐसे क्यों कहा? जैसे रिसोर्स है, रिसोर्स का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है? Anything or everything which is available on our earth which satisfied or fulfill our needs, जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फेसिबल मींस प्रॉफिटेबल हो, और टेक्नोलॉजी और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तब वो क्या कहलाता है? रिसोर्स, स्रोत, संसाधन।
तो रिसोर्स हमारे लिए इनफ है, हमारे नेचर में बहुत ज्यादा है। मतलब अगर उससे जुडिशियल तरीके से, रेशनल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा है। बट अगर उसी को ग्रीड आ जाए, लालच आ जाए, तो हमारे लिए रिसोर्स इनफ नहीं है। जस्ट एग्जांपल ऑफ वो जो सोने की अंडे देने वाली जो मुर्गी का कहानी सुने थे ना, कि जो एक इंसान के पास वो खजाना लग जाता है सोने का, अंडे देने वाले मुर्गी, और वो रोज अंडा देता था, रोज अंडा लेके देता था, और उसका ना पूरा जिंदगी बहुत अच्छा हो रहा था, उसका घर परिवार बहुत ज्यादा सुंदर चल रहा था। अचानक वो ग्रीड, लालच में, लालच बुरी बला, लालच में आकर के उसके पेट को फाड़ करके देखना चाहता है कि इसमें कितने अंडे हैं। सारे अंडे को एक ही बार में, एक ही दफा में निकाल लिया जाता है। तो ये सोच और ये घटिया सोच जो होता है, जो ग्रीड आता है, जब लालच आता है, तो जब उसमें संतोष नाम का चीज नहीं आता है, तो वो व्यक्ति उसके पेट फाड़ देता है और उसका जान चला जाता है, और वो सोने देने वाला अंडा जो है वो भी खत्म हो जाता है, काम तमाम हो जाता है। तो ये था सेकेंड पॉइंट कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडी ग्रीड, ये जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। थर्ड वन, मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। पहला एक पॉइंट हो गया ये, थर्ड का ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड है कि वेन फ्रांस सीनीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड फीवर। तो ये किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिक्स। और ये क्या है ड्यूक मेटरनिक्स? तो ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, है ना? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, और इन्होंने ये शब्द का यूज किया था। मूव ऑन द अनदर some important question. First question is what were कुल्स? तो कुल्स एक वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, और ये कैसे, कौन सी प्रोसेस से होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डाइवर्जन चैनल। तो डाइवर्जन चैनल बना करके वाटर को क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है, पानी को मैनेज किया जाता है, बचाया जाता है। व्हाट वेयर कुल्स? द कुल्स इज ए वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच diversion channel is created. Second point, which state Tungabhadra Dam is located? So in India, which state has the Tungabhadra Dam? तो तुंगभद्रा डैम जो है वो कौन से स्टेट में है? योर ऑप्शन इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सुनाओ, जो तुंगभद्रा डैम है वो कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका। नाउ बम्बू ड्रिप इरिगेशन रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? बम्बू ड्रिप इरिगेशन जो होता है, और ये भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने का एक प्रोसेस है, और ये आज का नहीं, लगभग 200 साल वर्ष पहले का ये है। तो ये बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो मेघालय का है, मेघालय का। और राणा प्रताप सागर डैम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वो स्टोरी याद रखना है, जहां पे द ग्रेट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और द ग्रेट महाराणा प्रताप के बीच में जो लड़ाई होता है, तो वही वाला आपको याद रखना स्टोरी, हल्दी घाटी वाला 1576 का स्टोरी, और उससे रिलेट करना है। और यहाँ पे जो डैम जो है वो महाराणा प्रताप के नाम पे, और महाराणा प्रताप जो है वो कहाँ से हैं? जहाँ का दिगराज सिंह राजपूत है, यानी कि राजस्थानी, तो ये भी राजस्थानी, और महाराणा प्रताप भी राजस्थानी। और राजस्थान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान में खाटू श्याम भी है, यानी हारो के सहारो हमारे बाबू हमारो। तो ये राजस्थान का, ठीक है ना? तो राणा प्रताप सागर डैम जो कौन से स्टेट में है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है ना? हेलो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के बारे में, जहां पे देखा जाएगा एक क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कर्म वाइज उसको सजाने के लिए, सीरियल वाइज सजाने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को लगता होगा कि टीचर का जिंदगी बड़ा ही मजे वाला होता है। वो क्लास में आते हैं तो कॉपी किताब भर करके ले आते हैं, नोट्स भर करके ले आते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बट दिस इज नॉट इजी। अपने बात को बोल करके, अपने बात को इस वे में ट्रांसलेट करके, समझा करके, आपके माइंड में उस चीज को परफेक्ट तरीके से आप में स्टोर करना, यानी कि हम अपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ये डाटा है ना, ब्रेन डाटा, इसको आप में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि वो ना इसमें कोई ब्लूटूथ होता है, ना शेयरिट होता है, ना कोई पर्सनल
हॉटस्पॉट होता है, ना वाईफाई होता है, बस हम आपके तरफ वो अटैच करते हैं और बहुत मुश्किल है वो। और कितना ज़्यादा बोलना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट भी है कि हमें अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ईज़ी तरीके से आप लोगों को समझा पाते हैं। तो एक टीचर अच्छा समझा पाएगा किसको? एक अच्छा समझने वाले को। तो एक अच्छा टीचर होने के पीछे एक अच्छा स्टूडेंट होना भी, ये दोनों का एक बॉन्डिंग है, समझे ना? नहीं तो फिर टीचरे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, टीचरे परेशान हो जाएगा। चलिए टॉपिक पे देखते हैं। तो अरेंज करना इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और वो क्या नहीं दिया हुआ रहेगा? तो ये जो डेट जो दिया है वो नहीं दिया रहेगा, जैसे ये नहीं दिया रहेगा। सिर्फ आपको क्या दिया रहेगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कौन सी ईयर में हुआ था? आई नो कि 1832 में हुआ था। सेकेंड, डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का हार जो है आखिरी कब हुआ था? 1815 में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 70। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 71। तो सबसे पहला अगर क्रम भाई देखा गया तो कौन सा है? थर्ड नंबर। फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। ओके, नॉट अ थर्ड नंबर, नॉट अ थर्ड नंबर। यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे अब देखिए कि सेकेंड और फर्स्ट कौन में है। चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया थर्ड में, सेकेंड और वन। अब जो है थर्ड, थर्ड देखिए 70 और लास्ट में 71, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, थर्ड आंसर, सी आंसर हो गया हमारा। समझे कैसे ना? चलिए यानी देखिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1872 में हुआ था, डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में हुआ था, और 1815 में ही क्या हुआ था? वियना का पीस ट्रीटी भी हुआ था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये इधर वाला जो है वो सेकंड, उसको तो छोड़ दीजिए, अभी उधर रहने दीजिए। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1872 में, डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 70। तो ये देखेंगे 70, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब सजाइए क्रम वाइज, देखिए 2 1 3 4। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं, इसको रफा दफा करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? तो 1789 में। यहीं से तो हम लोग अपना 9th और 10th का जर्नी स्टार्ट किए थे, जब हम लोग 9th में स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। वियना ऑफ पीस ट्रीटी हुआ था 1815 में। नेपोलियन सिविल कोड 1804 में। फॉर्मेशन ऑफ जोल्वरिन, जोल्वरिन इसे एक और नाम कहा जाता है, जिसको बोला जाता है कस्टम यूनियन। ये जर्मनी में फॉर्म हुआ था, कस्टम यूनियन। तो फॉर्मेशन ऑफ जोल्वरिन 1834 में। चलिए अब इसको क्रम वाइज में समझाते हैं, क्रम वाइज में इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे रखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट वाला ही फर्स्ट में हो गया। इसके बाद 1804 है, सेकेंड है, नो, थर्ड वन, थर्ड वन। इसके बाद सेकेंड वन, और लास्ट में क्या है? फोर्थ। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके ना? चलिए स्टूडेंट, ये दोनों सवाल कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, ठीक है ना। और कहीं कहीं अगर हम बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगे या फिर कुछ ज्यादा बोलने लगे तो उसको यूं ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ा दीजिएगा। और मेन आपका टारगेट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन है, फर्स्ट वन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द ग्लोब। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? तो इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं मेघालय, क्योंकि भारत का कौन सा स्टेट? मेघालय में ये सबसे ज्यादा होता है। और नहीं तो मशीन रोम में, और नहीं तो फिर चेरापूंजी में, ठीक है ना। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, मेघालय, मशीन रॉ या चेरापूंजी, ये तीनों में से कोई एक हो जाएगा, वो आपका आंसर होगा। हीराकुंड डैम बिल्ट ऑन अ व्हिच रिवर। हीराकुंड जो डैम है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये नदी का नाम है महानदी, महानदी। और कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में। पहला क्वेश्चन था कि which of the following place received the highest rainfall in the world? मशीन रॉ, मेघालय, चेरापूंजी, ठीक है ना, वही होगा मेघालय। हीराकुंड डैम बिल्ट ऑन अ व्हिच रिवर, महानदी, कौन से स्टेट में? उड़ीसा में।
नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। और वो भी कौन सा राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। मेजो टूरिज्म्स एज वेल एज एकोमोडेशन, यानी बहुसंख्यकवाद और एकोमोडेशन, दो तरीके का सरकार बनाया गया था। वॉट ऑफ द केस इन द विच कंट्री, दोनों केस कौन से कंट्री का केस है। मेजोरिटिज्म, तो ये मेजोरिटिज्म का जो सरकार था वो जिनकी संख्या ज्यादा उन्हीं का बोलबाला, तो ये ऐसा करा था श्रीलंका ने, और उसको एक बहुत बड़ा कांड देखने को मिलता है, और वो कांड है सिविल वॉर, गृह युद्ध। नेक्स्ट वन, एकोमोडेशन, यानी कि पावर को बांटा गया अलग अलग, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन हुआ, कम्युनिटी बेस्ड हुआ, स्टेट बेस्ड हुआ, तो सरकार को बांटा इसने। कौन सा कंट्री, तो बेल्जियम, और ये जो है वो यूरोप में है, एक छोटा मोटा सा देश। यू नो वेरी वेल, पता है एक चीज कि ये जो है वो फीफा में फुटबॉल में नंबर 1 है, फुटबॉल बड़ा तगड़ा खेलता है। नेक्स्ट है कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, चलिए इसी से एक और सवाल पूछ लिया है। तो बेल्जियम का जो राजधानी है ब्रसेल्स, है ना। विच प्रोविनेंस, भारत का वो कौन सा प्रांत था जो बाइकआउट नहीं किया था काउंसिल इलेक्शन को। तो 1935 में क्या हुआ था, भारत में इलेक्शन हुआ था जिसे नाम दिया गया था काउंसिल इलेक्शन, और इसे बाइकआउट नहीं किया था, वो आंसर है मद्रास। आप लोग से एक बहुत छोटा सा सवाल है, एक इतना छोटा सा सवाल है, बताइए तो मद्रास ने ये काउंसिल इलेक्शन को 1935 में क्यों बाइकआउट नहीं किया था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सेक्शन। सो इकोनॉमिक सेक्शन का सारे क्वेश्चन को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स, यानी जो ऐसी सेक्टर जहां पे नेचुरल चीजों को क्या किया जाता है, बदला जाता है दूसरे फॉर्म में, उसे कौन सी सेक्टर कहा जाता है। यू नो वेरी वेल, उसे सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। मींस मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस बाय इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द न्यू गुड्स, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन्स जहां पे अनवैल्यूएबल गुड्स को, रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल गुड्स और एक फिनिश गुड्स बनाया जाता है, जिसकी प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी, क्वालिटी हर एक चीज बदल जाता है। सो नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म्स इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, और इट इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। Which sector contribute the highest income in the GDP? GDP में सबसे ज्यादा सहयोग कौन सा सेक्टर से मिलता है, तो टर्सरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, जो कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। अच्छा, जीडीपी और यूं कहें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर में लोग एम्प्लॉयज हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, तो प्राइमरी सेक्टर ही। विच प्लानिंग इज ए प्रोसीडिंग्स, विच प्लानिंग इज ए प्रोसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग, तो प्लानिंग कमीशन। यू नो वेरी वेल, प्लानिंग कमीशन इज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन इन रशिया व्हेन जोसेफ स्टालिन इज द हेड ऑफ रशिया। तो उसने अपने देश में 5 ईयर प्लान लाया, और वो इवन 5 सालों का काम वो 3 साल में काम करवा देता था। 3 तल्ले पे 4 तल्ले पे मजदूरों को, लेबर को इतना लगातार काम करवाता था, नो हॉलीडे, नो संडे, नो एक्स्ट्रा हॉलीडे, नथिंग, कुछ नहीं, दिन रात सुबह शाम काम करवाता था। 40 डिग्री 30 डिग्री का अगर वो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता था ना, तब भी काम करवाता था। लोगों को नेचर को टॉयलेट अगर कुछ भी लगता था
तो उसको नीचे आकर के करना पड़ता था, वो 2-3 तल्ले पे एकदम काम करवाता था, बहुत मेहनत करवाता था, मारता था, पीटता था, 7 मिलियन लोगों को मार दिया था। नॉट इजी, है ना? तो जोसेफ स्टालिन ने ही इसे लाया था 5 ईयर प्लान को। टॉपिक पे ही आइए, प्लानिंग कमीशन इज ए प्रोसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग। Which organization providing the data regarding the employment in India? कौन सा सेक्टर है जो वो प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट डाटा भारत में? द नेशनल सेटिस्फेक्शन ऑफिस, नेशनल सेटिस्फेक्शन ऑफिस। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटी मींस गुड्स, वस्तु, सामान। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज यानी कोई जो जहां पे माल बनाया जाता है, वस्तु बनाया जाता है, वो कौन से प्रोसेस में, कौन से सेक्टर में होता है? तो प्राइमरी सेक्टर में होता है। कौन सा सेक्टर में? प्राइमरी प्रोडक्शन, है ना? डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज जनरली डिटरमाइंड बाय द पर कैपिटा इनकम। देश की जो डेवलपमेंट है, देश की जो विकास है, वो किस चीज में मेजर किया जाता है? पर कैपिटल इनकम में किया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द शॉर्ट टर्म्स, और ये हमेशा इकोनॉमिक्स के फील्ड में आता है और बार बार हमें तंग करता है, तो इसे आज खत्म ही कर देते हैं। इसकी एकदम जड़ से जो इसकी आदत है तंग करने का ना, इसके तंग करने की आदत को खत्म कर देते हैं। फर्स्ट जो है वो HDI है, इसे कभी कभी HDR भी लिखा जाता है, स्लैश करके R लिख दिया मैंने। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और HDR का मतलब हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो। UNDP means United Nation Development Program. United Nation Development Program. BMI you know very well. The term here BMI means Body Mass Index. Now NSSO को आप लोग क्या बताएंगे? मैं आपको 1 सेकंड को दे रहा हूँ, 1 सेकंड खत्म। आपके मन में आवाज आया होगा ना, दिल में आवाज आया होगा ना? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, CBR कर्ड बर्थ रेट और कर्ड डेथ रेट, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम, और GST गुड्स सर्विस टैक्स, GDP हिस्ट्री टॉपिक। तो हिस्ट्री चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लाया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म दास वोल्क, दास वोल्क का मतलब क्या होता था? द टर्म दास वोल्क का मतलब यूरोप में कॉमन पीपल होता है। क्या होता है? कॉमन पीपल। तो जब भी एक टर्म आएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द टर्म दास वोल्क मीन्स, तो आपको क्या लिखना है आंसर? कॉमन पीपल, यानी कि आम आदमी। Who was the chief minister? Who was the chief minister as well as chief architecture of movement in the unification of Germany? कौन था? तो ये इसका जो आंसर होगा हम लोगों का, वो हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। Who was the chief minister as well as chief architecture of movement in the unification of Germany? जर्मनी के कायाकल्प और जर्मनी का एक पुनर्गठन, जर्मनी का बनावट में सबसे ज्यादा जो विस्तार रहा था वो किनके हाथ रहा था? ओटो वन बिस्मार्क। इन्हें चाणक्य ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ओटो वन बिस्मार्क। ये पॉलिटिकली बहुत ही बिस्खोपड़ा इंसान थे। 7 साल में 3 अलग अलग जंग लड़ा और तीनों जंग जीत गए, और ये फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एक पहला प्रयास भी 1848 में हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ था? रौंद दिया गया था मिलिट्री और वो मोनार्की और उनके राजा के शासन के कारण। Who was the proclaimed as the king of Italy in the year of 1861? तो मैं तो शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आपको लिखना होगा। इनका पूरा नाम था किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ओके। Which country consider as cradle of civilization? तो ग्रीस, और इसी ग्रीस के लिए तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, 1821 से लेकर के 1832 तक चला था। Who founded the revolutionary militia? Who founded the revolutionary militia, जिसे रेड शर्ट का नाम दिया गया? तो ये गारिबाल्डी साहब, गारिबाल्डी साहब।
यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कितने लोगों का नाम रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं बात बोलूं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोगों का नाम, तो जीसीप गारिबाल्डी, चीफ मिनिस्टर केवर, और थर्ड जो थे वो जीसीप मजीनी, जीसीप गारिबाल्डी और चीफ मिनिस्टर केवर। चीफ मिनिस्टर केवर केवर भी थे, बहुत ज्यादा क्लेवर भी थे। वो ना अपने आप को डिप्लोमेटिक्स डेमोक्रेट मानते थे, ना अपने आप को रिवोल्यूशनरी मानते थे। चीफ मिनिस्टर केवर, केवर से क्लेवर याद रखना है। तो चीफ मिनिस्टर केवर जो थे और वो बहुत अच्छा इटालियन भाषा से अच्छा फ्रेंच बोलते थे, और फ्रांस को पुटियाने में डिप्लोमेटिकली टैक्टफुल पॉलिसी के अनुसार मिलाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का रहा था। नाउ कम ऑन द टॉपिक, हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी मिलिटिया रेड सेट? गारिबाल्डी। ये किसान लोगों के संगठन के भी बहुत हीरो रहे। क्राउन ऑफ ओक लीफ इम्प्लीकेशन मींस, क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब, ओक लीफ का मतलब क्या होता है? ओक एक पेड़ होता है जिसके पत्ते का मुकुट बनाया जाता था, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता था हीरोइज्म, यानी साहस, और वो धैर्य और ताकत, साहस। द एक्ट ऑफ यूनियन पासेस इन, एक्ट ऑफ यूनियन पास कब हुआ था? 1707 में। नाउ कुछ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन से कुछ यहाँ पे पॉइंट है कि ग्रेट ब्रिटेन का वहां का नेशनल एंथम क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग। सेकेंड, वहां का जो फ्लैग था उसका क्या नाम था? ब्रिटिश फ्लैग का यूनियन जैक। क्या नाम था? यूनियन जैक। और वहां का नेवी जो फोर्स था उसका क्या नाम था नेवी का? तो रॉयल नेवी। और फ्लैग क्या हो गया? वो यूनियन जैक। और नेशनल एंथम वहां का क्या हो गया? गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो ये रिपीट कर देता हूँ फिर से मैं सारे क्वेश्चन को, कि टर्म दास बोल जो यूरोप में शब्द प्रचलन था उसका मतलब क्या होता था? कॉमन पीपल। हु वाज द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ आर्किटेक्चर? शिल्पकार, बनावट करने वाला, शिल्पकार, ब्रह्मा भगवान का जैसा। वो कौन था यूनिफिकेशन का? ऑटो वन बिस्मार्क, जिसे चाणक्य ऑफ यूरोप भी कहा गया। हु प्रोक्लेम द किंग ऑफ इटली इन द ईयर ऑफ 1861? विक्टर किंग इमैनुअल। नेक्स्ट वन, हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी मिलिटिया? मिलिटिया वही मिलिट्री, वो फाउंड किया गया था रिवोल्यूशनरी, जो किसानों का संगठन के द्वारा, उसे रेड शर्ट भी कहा गया, गारिबाल्डी के द्वारा। क्रॉन ओक लीफ का मतलब क्या होता है? हीरोइज्म, यानी साहस। द एक्ट ऑफ यूनियन जो पास हुआ था 1707 में। गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये जो है नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड। यूनियन जैक जो है वहां का फ्लैग है। और नेशनल रॉयल नेवी जो है वो नेवी का नाम था। ठीक है ना? तो ये आपको पूरा का पूरा मैंने प्योर एक तरीके से कहे तो चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव दिया है मैंने।